तो ये सेल में दो कंडीशन हो गई, एक तो केसीएल के सापेक्ष भी संतृप्त है, इसके साथ तो है ही है। इसमें दो कंडीशन हो गई, एचजीसीएल2 के साथ में तो है ही, साथ में केसीएल 1 मोलर है। और नॉर्मल सेल जिसमें ये भी नहीं है ये भी नहीं है, वो भी Hg2Cl2 के सापेक्ष तो संतृप्त होगा ही होगा। बस आपका जो तुल्यांक द्रव्यमान है उसके लिए दो बातें आप याद रखोगे। तुल्यांक द्रव्यमान बराबर होता है मोलर द्रव्यमान डिवाइड बाय वीएफ या एक्स फैक्टर। और तुल्यांक द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? जब अपन 1 फैराडे का आवेश देंगे तो जो पदार्थ की मात्रा प्राप्त होगी उसको तुल्यांक द्रव्यमान कहते हैं। ये पूरे अणु के हिसाब से देखें 2 सीआर है, तो +6 से +3 1 क्रोमियम के लिए हो रहा है, 2 क्रोमियम है, तो यहां पे इसका वैलेंसी फैक्टर 6 होगा। हाँ जी बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा था हमारा, तो कहाँ तक हम लोगों ने फिनिश किया था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड हाफ सेल शायद पढ़ रहे थे, है ना? तो कंप्लीट हो गया था हमारा न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो अब हेडिंग लगाओ। कैलोमेल हाफ सेल, ये एक इंपॉर्टेंट सेल है जो हमें पढ़ना है। कैलोमेल अर्ध सेल, या इसको कैलोमेल हाफ सेल भी बोलते हैं। कैलोमेल हाफ सेल। चलिए शुरू करें। कैलोमेल हाफ सेल, सारे पॉइंट्स लिखने हैं बस अपन को एक एक करके इसके बारे में ना, जितने भी इसके रिगार्डिंग अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करने। इंपॉर्टेंट सेल माना जाता है और एग्जाम में इस पे बेस सवाल भी आपको मिल सकता है। सबसे पहली बात लिखें यह है, अभी हम जिस प्रकार के सेल पढ़ रहे थे वो थे मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन सेल, ये उसी का एग्जाम्पल है। तो लिखो, यह है मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन अर्ध सेल का एग्जाम्पल है। एनायन अर्ध सेल का उदाहरण है। ठीक है, आई डोंट थिंक इसकी हिंदी आपको नहीं आती होगी। धातु धातु अघुलनशील लवण ऋणायन अर्ध सेल। ठीक है, अच्छा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर होता क्या क्या है ना। इस सेल के अंदर थोड़ा ध्यान रखें, इस सेल में Hg2Cl2 होता है, इसको बोलते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड। तो लिखें, इस सेल में Hg2Cl2 होता है, मर्क्यूरस क्लोराइड। सेल में Hg2Cl2 होता है, मर्क्यूरस क्लोराइड। अच्छा। मर्क्यूरियस क्लोराइड के बारे में एक बात आपको पता होनी चाहिए,
ये जल में बहुत ज़्यादा नहीं घुलता, ये अल्प घुलनशील है। Hg2Cl2। अच्छा, Hg2Cl2 अगर हम इसको आयनों में तोड़ने की कोशिश करेंगे तो Hg2Cl2 किस आयन में टूटेगा? अब यहां ध्यान रखना, ये 2Hg प्लस में नहीं टूटता ये Hg2 2 प्लस के अंदर टूटता है, ये खास बात है। साथ में 2 Cl माइनस बनते हैं। हाँ, एक चीज और है जो इस सॉल्ट के बारे में सब बच्चों को याद रखनी चाहिए कि ये भी प्रतिचुंबकीय होता है प्रकृति में, और ये भी प्रतिचुंबकीय होता है प्रकृति में। दोनों प्रकृति में प्रतिचुंबकीय होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं नेचर के अंदर। अच्छा, इसका केएसपी कैसे लिखोगे? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, विलायकन स्थिरांक कैसे नोट करोगे? ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसका अगर केएसपी लिखोगे तो कैसे आएगा? Hg2 2 प्लस की सांद्रता Cl माइनस सांद्रता का स्क्वायर बराबर केएसपी। ये होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। विलायकन गुणांक जो है, इसको विलायकन गुणांक बोल सकते हैं, इसको विलायकन स्थिरांक बोल सकते हैं, ये ऐसे लिखा जाएगा। हाँ, अगर नोटेशन वाइज लिखना है तो आप ऐसे भी साथ में लिख सकते हो, Hg2, इस तरीके से भी इसको मेंशन कर सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ते हो, कंसेप्ट सीखते हो, फिर एग्जाम्पल्स करते हो जो क्लासरूम एग्जाम्पल्स होते हैं। उसके बाद आपको बिल्ड किया जाता है कि आपने आज जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस आप कर लो एज अ प्रैक्टिस, और वो एक्सरसाइज है लर्नर एक्सरसाइज। जब ये काम खत्म हो जाता है फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग इस लायक बन चुके हो कि अब आप जेई और नीट के मिक्स सवाल कर सकते हो पूरे चैप्टर के, और उसको फिर दो कैटेगरीज में बांटा जाता है, एग्जाम क्रैकर और एक्सपीरियंस बिल्डर। अगर हम एग्जाम क्रैकर और एक्सपीरियंस बिल्डर के अंदर भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन डाल देंगे तो एग्जाम में जो आपके 50-60 नंबर आ रहे होंगे ना, वो भी 20-30 नंबर पे आ जाएंगे, वो भी आधे से आधे हो जाएंगे। रीजन बताऊं क्या है उसका? जब आप एक टॉपिक पढ़ते हो, आपके दिमाग में होता है कि आज सर ने मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट आयन पढ़ा है, मतलब इसी के सवाल करने हैं, तो दिमाग में रहता है कि हाँ ऐसा कुछ आएगा, इक्वेशन बनेगी, इसके अंदर सॉल्ट होगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट वगैरह वगैरह सब दिमाग में चलता है, सवाल जल्दी बनते हैं। जब हम मर्ज करते हैं कंसेप्ट को, मान लो पूरा चैप्टर आपने मर्ज किया, और जब आप उसके क्वेश्चंस करते हो तो आपको पता लगता है कि चैलेंज ये भी होता है कि एक इक्वेशन के अंदर ये कौन से सेल की इक्वेशन है। तो अगर मैं एक्सपीरियंस बिल्डर एग्जाम को भी टॉपिक वाइज बाइफरगेट कर दूंगा तो ये तुम्हारे लिए सुसाइड की तरह है, फिर तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा एग्जाम में मिक्स सवाल कैसे आता है। इसलिए मेरा निवेदन एक इतना सही है कि जो क्लास के अंदर जिस तरीके से कराया जा रहा है ना, जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, केवल आप मेहरबानी करके सभी बच्चे उसी चीज को अच्छे से फॉलो करो तो बेटर रहेगा। खुद का दिमाग मत लगाओ, जबरदस्ती में अपना टाइम वेस्ट मत करो इस तरह से सोच करके। और अगर आप ऐसा चाह रहे हो, इसका मतलब आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लर्नर में अच्छे से की नहीं है, इसलिए आपको एक्सपीरियंस बिल्डर में दिक्कत हो रही है, एग्जाम क्रैकर में दिक्कत हो रही है, इसलिए आप चाह रहे हो कि छोटा रास्ता निकल जाए टॉपिक वाइज, ताकि हम 4 टॉपिक के हिसाब से सवाल कर लें। तो फिर से वही कहूंगा कि अपना दिमाग लगाए बिना जो यहाँ से डिलीवर हो रहा है उसको ईमानदारी से रिलीजियसली फॉलो करो, जैसे यहाँ से मिल रहा है उसको ढंग से फॉलो करो, क्योंकि बहुत कुछ वेल प्लान्ड होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता। आप बहुत छोटे हो समझने के लिए कि कौन सी चीज़ कैसे डिज़ाइन की हुई। ओके, आपको तो यही लगता था ना कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, जब आप बोर्ड पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि अरे प्रकाश तो वेव भी है, तरंग भी है। आपको लगता था इलेक्ट्रॉन की स्थिति होती है, फिर समझ में आया नहीं यार, इलेक्ट्रॉन की स्थिति नहीं होती, इलेक्ट्रॉन की तो प्रायिकता होती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो दोस्तों को मैसेज करना, टाइम वेस्ट करना, सर को बोलो ऐसा कर दें, अगर सर को ऐसा करना होगा सर पहले ही कर देंगे बेटा। जब हमने लर्नर बनाई थी तो हम एक्सपीरियंस बिल्डर भी वैसे ही बना सकते थे। तो हमें जो करना है वो हम ऑलरेडी करते हैं, अगर हम नहीं कर रहे मतलब वो सही नहीं है बस। तो
आप लोग यही करो, एक्सपीरियंस बिल्डर के साथ जूझो, एग्जाम के साथ जूझो, किताबें एक्सरसाइज ऐसी नहीं होती है। आपको क्या लगता है आपके कितने नंबर आने वाले हैं वहाँ पे? 360 का पेपर होगा, 200 नंबर पे आप टॉप 99 परसेंटाइल में आ जाते हो, 200 नंबर पे। 360 में से 160 नंबर के सवाल तो नहीं बनेंगे ना, इस तरह का लेके चलें दिमाग में। तो सेम एक्सपीरियंस बिल्डर और एग्जाम क्रैकर के लिए भी लेके चला करो। जब हम उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हाँ, हम ये मान के चलें कि हर 2, 3, 4 सवाल में से एक सवाल नहीं बनेगा हमसे, क्योंकि नेचर ऑफ एग्जाम ही ऐसा है। नेचर ऑफ एग्जाम ही ऐसा है। बट जो नहीं बन रहा है उसको सीखना है कि उसमें क्या कंसेप्ट था। चलो सेल को बनाने की कोशिश करते हैं। सेल बड़ा आसान है। सेल कैसे बनेगा? ठीक है बेटा, आज की बात ध्यान रखें। और अटल के बच्चों को खासकर कहूँगा, टाइम लिमिटेड है, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस अच्छे से करो। और इसलिए तुमको मैंने अलग से पेन लेकर के आपको अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स के अंदर। अगर आप एक्स्ट्रा प्रॉब्लम कर रहे हो चैप्टर की, तो यकीन मान के चलना एग्जाम में सवाल बन जाएंगे। एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स नहीं कर रहे हो, केवल केवल और केवल क्लासरूम प्रॉब्लम्स या थोड़े बहुत लर्नर एक्सरसाइज कर रहे हो, क्योंकि एक्सपीरियंस बिल्डर एग्जाम क्रैकर में तो आपको पंगा हो रहा है। क्या पंगा हो रहा है कि एक्सपीरियंस बिल्डर एग्जाम क्रैकर तक पहुंचने में आप लेट हो जाते हो, आप लर्नर का वेट करते हो, फिर एग्जाम तक पहुंचते हो। इसलिए हमने एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स कर दिए हैं आपके लिए। एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स काफी हद तक आप देख के पहचान जाओगे कि हाँ उसमें टॉपिक्स क्या चल रहे हैं, के अकॉर्डिंगली कर उनको सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देख लो कितना कुछ है सीखने के लिए। बोर्ड के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होगा, ये ऐसा सेल होगा, इस सेल के अंदर प्लेटिनम का वायर होगा जो ऐसे डिप होगा। प्लेटिनम का वायर क्यों यूज़ करना है भाई? बेस तो चाहिए रिएक्शन कराने के लिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी बेस के ऊपर ही रिएक्शन होगी, क्योंकि मरकरी भी अपने आप में क्या कोई बेस तो प्रोवाइड करेगा नहीं। तो इस तरीके से आपका बेस हो गया, प्लेटिनम के वायर को यूज़ करके आपने बेस बना दिया। अब क्या क्या चाहिए आपको? सबसे पहले आपको चाहिए धातु। तो धातु कौन है हमारे पास? इस बार तो हमारे पास धातु के रूप में मरकरी है। तो सबसे पहले आपकी मरकरी भरी हुई होगी। सर मरकरी ठोस तो होती नहीं है, मरकरी तो लिक्विड होती है। बिल्कुल सही, मरकरी आपकी लिक्विड है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपको चाहिए ऐसा सॉल्ट उसका जो अघुलनशील हो। धातु का अघुलनशील लवण चाहिए होगा। तो धातु के अघुलनशील लवण के लिए कौन काम करेगा? धातु के अघुलनशील लवण के लिए अपन यहाँ पे भरेंगे Hg2Cl2 को। तो धातु के अघुलनशील लवण के लिए अपन इसका पेस्ट भर देंगे। Hg2Cl को घोला, हल्का सा इसका पेस्ट बन जाता है, उसका पेस्ट भर देंगे। मैंने कहा ना ये कम घुलनशील होता है, तो अल्प घुलनशील है तो हल्का सा पेस्ट बना करके उसको यहाँ पे भर देंगे। अब बताओ तीसरी चीज क्या रह गई है जो करनी है हमें? तीसरी चीज क्या सिखाई गई थी कि जो आपका अघुलनशील लवण है उसी का एक ऋणायन होना चाहिए। तो यहाँ पे अघुलनशील लवण में कौन है? Cl। तो Cl का ही हमको कोई ना कोई ऋणायन चाहिए, तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं KCl एक्वस। ठीक है, और KCl एक्वस जो है मान लेते हैं उसकी सांद्रता C मोल पर लीटर। पर बना लो डायग्राम। इसको अच्छे से दिमाग में रखना है कि ये कॉलमल हाफ सेल है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेल माना जाता है, और इस पर बेस सवाल आएगा तो बिल्कुल सेपरेट तरीके से आएगा। ऑलवेज ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर दैट। अच्छा, अभी हम उतने सिविलाइज भी नहीं हुए ना। चलो डन। अब थोड़ी मेहनत करके कोशिश करो कि इसके लिए कैथोड और एनोड की इक्वेशन खुद से लिख के देखो विथ नोटेशन। इसके लिए कैथोड की इक्वेशन क्या होगी, एनोड की इक्वेशन क्या होगी, विथ नोटेशन। और एक पॉइंट और छोटा सा ऐड करना था, वो कर देता हूँ यहीं पे। ये जो विलियन है ना, ये विलियन Hg2Cl2 के सापेक्ष संतृप्त होगा। दिस सॉल्यूशन saturated with respect to Hg2Cl2, ताकि ये चीज़ वैलिड रहे। ये थोड़ा इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, लेट समझ में आता है, बट याद रखें कि सॉल्यूशन हमेशा Hg2Cl2 सॉलिड जो है
उसके रूप में उसके रिस्पेक्ट में सैचुरेटेड रहेगा, मतलब ये चीज वैलिड रहेगी सिंपल भाषा में बोले तो। अब कैथोड की इक्वेशन और एनोड की इक्वेशन आप सोचो कैसे बनेगी। इक्वेशन ऑफ कैथोड एंड इक्वेशन ऑफ एनोड बना। ट्राई टू राइट द इक्वेशन कि भाई अगर ये कैथोड की तरह काम करेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कैसी इक्वेशन बनाएगा, और अगर ये एनोड की तरह तो उल्टा हो जाएगा। कोई एक इक्वेशन लिख लो, उसका उल्टा हो जाएगा। देखें तो कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पे ऑब्वियस सी बात है अपचयन होगा, तो अपचयन के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो किस फॉर्मेट में रिएक्शन करेगा, सिंपल सी बात है, मरकरी अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा। मरकरी कितने हैं, दो, दो मरकरी अलग हो जाएंगे, दो Cl माइनस अलग हो जाएंगे, बस ये रिएक्शन हो जाएगी। ये सॉलिड था, लिक्विड हो जाएगा, ये एक्वस हो जाएगा। मरकरी हमेशा लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, Cl माइनस एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका उल्टा यहाँ हो जाएगा, 2Hg प्लस 2Cl माइनस Cl2 प्लस 2। चलो, आई होप आपका आंसर कुछ कुछ यही रहा होगा। ठीक है, इनके सेल नोटेशन लिखे आप लोगों ने, इसका सेल नोटेशन लिख के देखा क्या आ रहा है। इलेक्ट्रॉन कैरियर सबसे राइट में आएगा अगर कैथोड की एनोड की बात कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन कैरियर सबसे लेफ्ट में आएगा अगर हम एनोड की बात कर रहे हैं। तो एनोड के लिए इलेक्ट्रॉन कैरियर लेफ्ट में आ गया, प्लेटिनम है। उसके बाद क्या हो रहा है सोचो, बनाओ खुद से, बना लिया। मरकरी रहेगा, मरकरी कन्वर्ट हो रहा है Hg2Cl2 में, और फिर Cl माइनस। कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो Cl माइनस को बीच में भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक नोटेशन होता है, लिखने का तरीका होता है। ये लोग कंफर्टेबल इस तरीके से रहते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर राइट में रहेगा, होना तो वही है। इसमें भी आपका Cl माइनस है। मैंने कहा ना ये कोई ज़रूरी नहीं होता, लिखेंगे ऐसे ही, इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है वो वहाँ कहाँ लिखा जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं होता। देख लो आप, बस इलेक्ट्रॉन कैरियर को देख के आइडिया लगता है कि कैथोड है या एनोड है। वास्तव में कायदे से हो क्या रहा है, वो तो ये रहा है कि Hg2Cl2 यहाँ पे Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे Hg2Cl2, यहाँ पे Hg, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, पर ये ठीक नहीं है ना, तो देख के नहीं समझ पाएंगे। तो नोटेशन को देख के कभी आइडिया नहीं लगेगा, नोटेशन को देख के आइडिया लगाना भी नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉन कैरियर पे फोकस करें जैसा सिखाया गया है। हमेशा इलेक्ट्रॉन कैरियर को देख के आइडिया लगेगा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, ऑलवेज इस बात का ध्यान रखना है। कैथोड और एनोड आप ऐसे ही पहचान, डन, दैट्स इट। एक छोटी सी बात और लिखनी थी इसके बारे में, एक फाइनल बात। कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे बोलते हैं कि नॉर्मल या स्टैंडर्ड, मानक, नॉर्मल या स्टैंडर्ड कैलोमल हाफ सेल,
तो इस टर्म का मतलब समझना होता है कि नॉर्मल या कैलोमल हाफ सेल अगर स्टैंडर्ड वर्ड यूज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है। देखो, नॉर्मल और स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब ये होता है कि जब आपका KCl 1 मोलर होता है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जब आपका KCl 1 मोलर होगा तो ऐसा लिखा जाएगा, लिख लो, जब KCl की सांद्रता 1 मोलर। ये कई बार बात कर चुका। स्टैंडर्ड का मतलब ही होता है कि KCl की सांद्रता 1 मोलर। और एक टर्म और यूज होती है इसमें, एक टर्म और यूज होती है, ये तो नॉर्मल या स्टैंडर्ड हो गया, एक टर्म और होती है सैचुरेटेड या संतृप्त कैलोमल हाफ सेल। संतृप्त या कैलोमल हाफ सेल। इसकी लैंग्वेज ध्यान सुनना। जब KCl विलयन KCl के सापेक्ष संतृप्त हो, when KCl solution, पूरा लिख लो साथ साथ, is saturated with respect to saturated solution is saturated, KCl solution is saturated with respect to KCl। जब KCl के सापेक्ष KCl का विलयन संतृप्त हो, इसका मतलब जितना KCl उसके अंदर होना चाहिए था प्रेजेंट है, अब और नहीं। K प्लस Cl माइनस जितना प्रेजेंट होना चाहिए था उतना है, अब और ज्यादा नहीं। संतृप्त का मतलब थोड़ा थोड़ा इक्विलिब्रियम में जाके बेटर समझ में आएगा। ये जो स्टेटमेंट्स है ना कि KCl के सापेक्ष संतृप्त है, HgCl2 के सापेक्ष संतृप्त है, ये सब आपको थोड़ा इक्विलिब्रियम में जाके बेटर आइडिया होगा। बट हल्का फुल्का बता दूं मैं आपको कि KCl जितना प्रेजेंट होना चाहिए K प्लस Cl माइनस की फॉर्म में उतना है, अब और नहीं हो सकता, इसको अपन संतृप्त कहते हैं। संतृप्त की डेफिनेशन वही है जो पहले आप पढ़ चुके हो। अब तीन बातें हैं, ध्यान से सुनो, सबका ध्यान बोर्ड पे, यहां से आपको वो कंफ्यूज करेगा एग्जाम में, जो ऑप्शंस देगा उसमें कंफ्यूज करेगा। पहली चीज, क्या नॉर्मल या स्टैंडर्ड कैलोमल सेल Hg2Cl2 के सापेक्ष संतृप्त होता है? यस और नो में जवाब देना है, यस या नो। वापस बोल रहा हूं, क्या नॉर्मल स्टैंडर्ड कैलोमल सेल Hg2Cl2 के सापेक्ष संतृप्त होता है? यस या नो। वापस से, क्या सैचुरेटेड संतृप्त कोलोनियल हाफ सेल, क्या ये Hg2Cl2 के सापेक्ष संतृप्त होता है? अच्छा, सुनो, कैलोमल सेल कोई सा भी हो, कोई सा भी हो, हमेशा Hg2Cl2 के सापेक्ष संतृप्त होता ही होता है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो। ये इसकी कंडीशन है कि कैलोमल सेल में हमेशा आप ये लिख सकते हो, ये क्वेश्चन लिख सकते हो, हमेशा ये यूज कर सकते हो कैलोमल सेल में, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो स्टैंडर्ड हो, चाहे वो सैचुरेटेड हो, चाहे वो सैचुरेटेड नहीं हो, कोई सा भी कैलोमल सेल है, ये इक्वेशन फिट बैठेगी। अगर ये फिट बैठेगी इसका मतलब Hg2Cl2 के सापेक्ष संतृप्त होगा। अब आगे दो बातें और समझो, अगर नॉर्मल या स्टैंडर्ड है तो ये बात तो होगी होगी, साथ में KCl की सांद्रता 1 मोलर लेनी होगी, तब उसको कहेंगे स्टैंडर्ड या नॉर्मल। ठीक है सर। अच्छा, अगर आप सैचुरेटेड कोलोनल हाफ सेल की बात कर रहे हो, संतृप्त की बात कर रहे हो, तो उसमें ये तो होगा ही होगा, 100% ये होगा, साथ में एक चीज और होगी कि वो KCl के सापेक्ष भी संतृप्त होगा। तो ये सेल में दो कंडीशन हो गई, एक तो KCl के सापेक्ष भी संतृप्त है, इसके साथ तो है ही है। इसमें दो कंडीशन हो गई, Hg2Cl2 के साथ में तो है ही, साथ में KCl 1 मोलर है। और नॉर्मल सेल जिसमें ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, वो भी Hg2Cl2 के सापेक्ष तो संतृप्त होगा ही होगा। मतलब दुनिया जहां का कोई भी कैलोमल सेल लोगे उसमें ये चीज काम करेगी।
और थोड़ा इक्विलिब्रियम पढ़ लोगे तो ये केएसपी का मतलब क्या है वगैरह वगैरह आपको और बेटर समझ में आए। और अभी फिलहाल जो 3-4 बातें बताई उनमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ताकि सवाल गलत ना हो। ठीक है अभी, क्या स्टैंडर्ड सेल जो है, स्टैंडर्ड कैलोमिल सेल है, क्या वो केसीएल के सापेक्ष संतृप्त होगा? क्या ये केसीएल के सापेक्ष संतृप्त होगा? यस और नो में जवाब। क्या ये केसीएल के सापेक्ष संतृप्त होगा? देखो गधे जो होते हैं ना, उनके दो सींग नहीं होते, वो फील होता है देख करके गधे हैं वो। उनके हाथ ऊपर करने और नीचे करने से, हाथ ऊपर करने या क्रॉस करने समझ में आता है। नॉर्मल या स्टैंडर्ड कॉलोनियल सेल केसीएल के सापेक्ष संतृप्त होगा क्या, मैं ये पूछना। नहीं होगा ना, केसीएल के सापेक्ष। इसलिए मेरे को टाइम लग जाता है क्लास के अंदर। मैं जब आपको क्लियरली समझा रहा हूं, कोई भी कैलोमल सेल Hg2Cl2 के सापेक्ष संतृप्त होता है, ये भी होगा ये भी होगा। और मैंने सवाल में पूछा कि क्या ये सेल केसीएल के सापेक्ष संतृप्त है क्या? केसीएल के सापेक्ष संतृप्त होने की बात कहां से आ गई? केवल Hg2Cl2 के साथ में संतृप्त होगा। केसीएल के लिए तो 1 है मोलर, ये अलग बात है। तो वापस पूछता हूं एक सवाल, क्या सैचुरेटेड कैलोनिल हाफ सेल में केसीएल की सांद्रता 1 मोलर होती है? नहीं होती, क्योंकि संतृप्त कॉलोनियल हाफ सेल की डेफिनेशन ये है कि जो केसीएल के सापेक्ष संतृप्त हो, ना कि केसीएल 1 मोलर। क्या स्टैंडर्ड कैलोनिल सेल Hg2Cl2 के सापेक्ष संतृप्त होता है? हाँ सर, ये अकेला नहीं, सारे ही सेल होते हैं। चलो मेहरबानी। अब हेडिंग लगाए, सेल अभिक्रिया का ऊष्मागतिकी विश्लेषण। सेल अभिक्रिया का ऊष्मागतिकी विश्लेषण। अब यहाँ पे फिर मुठभेड़ में मारे जाओगे क्योंकि ऊष्मागतिकी पढ़ा नहीं है, क्या करें, पढ़ाते हैं लिखाते हैं। सेल अभिक्रिया का सेल अभिक्रिया का ऊष्मागतिकी ऊष्मागतिकी पैरामीटर लिख लो। अब थोड़ी थोड़ी थर्मोडायनेमिक्स के इक्वेशंस यूज में लूंगा, देख के घबराना मत। कुछ कुछ थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस यूज करेंगे और सारी इक्वेशन ऑलरेडी आपने पढ़ी रखी होंगी। 3 थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स होते हैं, तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है गिब्स ऊर्जा, ये सबसे फर्स्ट है। सेकंड है एंथैल्पी, ये सेकंड है। थर्ड है एंट्रोपी, ये तीन। ये तीन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर हैं। पहला है गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी आर, दूसरा है एंथैल्पी डेल्टा एच आर, तीसरा है एंट्रोपी डेल्टा एस आर। एंट्रोपी के बारे में तुम्हें ज्यादा कुछ अभी पता नहीं होगा, इसलिए दिमाग लगाए बिना अभी बस लिख के रख लो यहाँ जो जो चीजें बता रहा हूँ मैं आपको। थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। एंट्रोपी एक सिस्टम कितना गड़बड़ाया हुआ है उसका मेजरमेंट होता है। तो एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम। जैसे हम ठोस से लिक्विड में जा रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ जाती है क्योंकि फैलाव बढ़ चुका है ठोस से लिक्विड में। लिक्विड से ठोस में आते हैं तो एंट्रोपी घट जाती है। ठीक है, नहीं भी समझ में आएगा चलेगा। ये 3 पैरामीटर्स होते हैं, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। क्या सबसे पहले पैरामीटर को हम जानते हैं? डेल्टा जी आर को इस चैप्टर के किसी फॉर्मूले के साथ लिंक करना हमको आता है? बिल्कुल आता है सर। माइनस का एन एफ ई सेल के साथ लिंक करना हम सीख चुके हैं। ऐसे आप लिंक कर सकते हो डेल्टा जी आर को। डेल्टा जी आर के बारे में याद रखना, अगर डेल्टा जी आर का मान हेलो, ये आ गया वापस।
हेलो, हेलो। नेटवर्क चला गया था ना। ठीक है। ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। इसमें डेल्टा जी के बारे में हम जानते हैं, एफ के बारे में जानते हैं क्या? बिल्कुल जानते हैं। 1 एफ क्या होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो कि बराबर होता है 96500 ग्राम के। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो ना, नॉट एग्जैक्टली इक्वल, बट यस अप्रोक्सीमेटली तो ये इसी के बराबर होता है। थर्मोडायनेमिक्स का एक शानदार फॉर्मूला है, और साथ साथ नोट भी कर लो। थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला है डेल्टा जी आर बराबर डेल्टा एच आर माइनस टी डेल्टा एस। ये इन तीनों पैरामीटर्स को कनेक्ट करने वाला फॉर्मूला है, जिसको हम थर्मो में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो डेल्टा जी आर इज इक्वल टू डेल्टा एच आर माइनस का टी डेल्टा एस, ये भी एक फॉर्मूला होता है। अच्छा, क्या हम इस फॉर्मूले को इसके बराबर कर दें, माइनस के एन एफ ई सेल के बराबर कर दें? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आ गया? माइनस का एन एफ ई। अब ये वो सारे फॉर्मूले आते हैं, आते जा रहे हैं, जो आपको दिमाग में रखते हुए चलना है। ये जो डेल्टा टी एच है ना, एक तो ये, और एक ये जो डेल्टा एस आर है, इनके नाम पता होने चाहिए। डेल्टा एच आर को अपन लेते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की एंथैल्पी। दूसरा हम लेते हैं डेल्टा एस आर, डेल्टा एस आर होता है एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, या आपकी अभिक्रिया की एंट्रोपी। दोनों को ही हम यहाँ पर टेम्परेचर से, तापमान से मुक्त मानते हुए पढ़ रहे हैं। मतलब ना तो हम ये मान रहे हैं कि ये तापमान पे निर्भर कर रहा है, ना ये तापमान पे निर्भर कर रहा है, तो दोनों को अपन तापमान से इंडिपेंडेंट लेकर के चल रहे हैं। देखो, दोनों तापमान से स्वतंत्र लिए गए हैं। मतलब ऐसा मान रहे हैं कि तापमान पे निर्भर नहीं कर रहा, दोनों तापमान से स्वतंत्र लिए हुए हैं। अब तापमान के सापेक्ष में इस पूरी अभिक्रिया का अवकलन कर दो। तापमान के सापेक्ष पूरी अभिक्रिया का अवकलन करते हैं, यहाँ क्या आएगा? तापमान के रिस्पेक्ट में एक बार पूरी कंप्लीट रिएक्शन का डिफरेंशिएशन करके चेक करो कि वैल्यूज क्या क्या आ रही है। वैल्यूज पुट करके डिफरेंशिएट करते जाओ। माइनस का एन एफ, यह आ जाएगा डी ई सेल अपॉन डी टी। चलो करते हैं, इसका कर लें पहले। डेल्टा एच आर तो इंडिपेंडेंट है, जीरो आ जाएगा। माइनस का डेल्टा एस आर बाहर आ जाएगा, ऐसे कैसा कांस्टेंट है, डी टी बाई डी टी वन हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस का एन एफ हो जाएगा डी ई सेल अपॉन डी टी। यहाँ से आप एक शानदार सी इक्वेशन बना सकते हो डेल्टा एस आर के लिए। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बना दूँ नीचे। डेल्टा एस आर बराबर आ गया एन एफ डी ई सेल अपॉन। तो न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो याद रखना है। देख लो, फिर सवाल करते हैं।
हाँ, इसका नाम समझ में आ गया। इसका एक और नाम है, इसको सेल ईएमएफ का ताप गुणांक भी कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल कहते हैं। हम इस पे एक सवाल कर रहे हैं ना, चलो क्वेश्चन नोट करो। एक्स सॉलिड प्लस y2 प्लस प्लस 2 प्लस cos प्लस y सॉलिड। ई सेल दे रखा है 300 केल्विन पर 1 वोल्ट के बराबर है। यदि सेल ईएमएफ का ताप गुणांक 1 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट पर केल्विन है, तो आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा जी आर, डेल्टा एच, डेल्टा एस। कीजिए बेटा, सारे फॉर्मूले आपके सामने इसी बोर्ड पे लिखे हुए हैं। इसके अलावा कोई नया फॉर्मूला लगेगा नहीं। आप चाहो तो यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ रख के एक और फॉर्मूला बना लो, बन जाएगा ना। यहीं से डेल्टा जी आर बराबर डेल्टा एच आर प्लस माइनस सॉरी माइनस टी इन टी सेल अपॉन, ये तापमान है ना, टाइम नहीं है, तापमान है, याद रहे। तो अपने तापमान के सापेक्ष अवकलन की। चलो अब सवाल बहुत सिंपल है, फटाफट से इसको सॉल्व कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। वैल्यूज पुट करनी है, बस निपटाओ। जैसे सब कुछ यहीं दे रखा है ना। चलिए देखें, तो जो भी आंखों के सामने है, सारे फॉर्मूले लगा करके हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या हमारे पास डेटा डेल्टा एस आर का ये फॉर्मूला है, इससे हम डेल्टा एस आर निकाल सकते हैं एक ही बार में? यस सर। देखो डेल्टा एस आर है एन एफ डी सेल अपॉन इट। चेक करो सब कुछ दे रखा है क्या। इस इक्वेशन को देख करके साफ समझ में आ रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन का घपला हुआ है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन का घपला हुआ है तो बात खत्म। यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो गई। अच्छा, व्हाट अबाउट फेराडे? फेराडे कितना है? फेराडे ऑब्वियस सी बात है 96500 गुलाम। ठीक है, तो ये हो गया 96500 गुलाम इनटू, हाँ, ताप गुणांक कितना है? 1.1 इंटू 10⁻⁵, तो 1 इंटू 10⁻⁻⁵
बस ये लो, इसको सॉल्व कर लो, आपके पास वैल्यू निकल करके आ जाएगी। That's it. डन है, ऐसे किया था, पॉइंट सिंपल है। अच्छा, और क्या कैलकुलेट करना है? डेल्टा जी आर कैलकुलेट करना है, उसमें कुछ लोड है ही नहीं। माइनस का एन एफ ई सेल, माइनस का एन, एन कितना है अपने पास? वही 2, 96500। ई सेल सवाल में दे रखा है कितना? 1 वोल्ट। खत्म, डेल्टा जी आर आ गया। अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो डेल्टा जी आर बराबर डेल्टा एच आर माइनस टी डेल्टा एस आर। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे, डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे, डेल्टा एच अपन को निकालना होगा, तापमान अपन रख देंगे 300 केल्विन, ये रखा है ना सवाल में, ये रहा। और डेल्टा एस आर अपन यहाँ से पुट कर, ये सब पुट करके आप डेल्टा एच आर को जो है बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात। डन। तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, डेल्टा एस आर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। खत्म। तो ये इस कंसेप्ट के ऊपर आ सकता है, ये आपका इलेक्ट्रो केमिकल सेल, मतलब जहाँ पे अपन कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है, उससे हमको करंट मिलती है, वो वाली कहानी यहाँ पे समाप्त हो। अब हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक्स। क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जितना भी डेटा हमको एप्लीकेशन में प्रोवाइड किया गया था हमने कर लिया है? सारी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स, कितने बच्चों ने सारी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स ट्राई कर ली हैं? चलो हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटन सेल। विद्युत अपघटनी सेल। म्यूट कर लो सब लोग बच्चे, इनको अनम्यूट किया था मैंने। विद्युत अपघटनी सेल। अभी तक हम लोग बड़े खुश थे हमारे जीवन में, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही थी और उनसे हमको करंट मिल रही थी। अब इसका उल्टा होगा, हम करंट देंगे और उससे केमिकल रिएक्शंस। लिखो, इस सेल में, इस सेल में विद्युत अपघटन होगा। विद्युत अपघटन होगा का मतलब क्या है? कि हम करंट देंगे और हमारे करंट देने से जो आपका लवण है या फिर जो भी आपने वहां पे मटेरियल भर रखा होगा वो टूटेगा, ब्रेक होगा। और करंट के कारण ब्रेक होना, इसको बोलते हैं विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो शब्द का मतलब हो गया करंट, और लाइसिस शब्द का मतलब हो गया ब्रेक। एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि जो भी आपने विद्युत रासायनिक सेल के अंदर पढ़ा है उसका ठीक उल्टा होता है विद्युत अपघटनी सेल के अंदर। ठीक उल्टा, जस्ट रिवर्स। कैसे समझते हैं? जैसे मान लो अपन ने ये कंटेनर ले रखा है, इस कंटेनर के अंदर अपन ने कैथोड और एनोड लगा दिया और करंट प्रोवाइड करना शुरू किया। मैंने कहा था ना उल्टा होगा। वहां पर एनोड नेगेटिव होता है, यहाँ पे एनोड पॉजिटिव होगा। वहां पे कैथोड पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कैथोड नेगेटिव होगा। उल्टा होगा,
या कैथोड नेगेटिव होगा, एनोड पॉजिटिव होगा। हाँ, ये बात सही है कि एनोड पर यहां भी ऑक्सीकरण ही होगा, और कैथोड पर यहां भी अपचयन ही होगा। मान लो आपने यहां पे भर के रख दिया, विद्युत अपघट्य के रूप में जलीय सॉरी गलित NaCl। गलित और जलीय में फर्क होता है बेटा। गलित का मतलब होता है आपने पिघाल दिया, जैसे नमक था, नमक ठोस अवस्था में था, आपने उसको बस द्रव अवस्था में कन्वर्ट कर दिया। उसी नमक को लेके पानी में घोल दो, तो पानी में घोलने का मतलब होता है जलीय। यहाँ पे आपने पानी में नहीं घोला है, यहाँ पे आपने उसी चीज को पिघाल करके द्रव अवस्था में ले आए हो, बस इतनी सी चीज। तो कैसा इस चीज से फर्क पड़ता है, रात और दिन का फर्क पड़ेगा उत्पाद के अंदर। अब आगे जाके सीखोगे कि अगर NaCl लिक्विड लोगे अलग उत्पाद बनेगा, NaCl मोल्टन लोगे अलग उत्पाद बनेगा। तो आपको अच्छे से सवाल में देख लेना है कि गलित है या जलीय है। ठीक है, अब हमने क्या किया, करंट प्रोवाइड करी। आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर दो ही आयन है, एक तो Na प्लस आयन है और एक Cl माइनस आयन है। अच्छा, Na प्लस कहाँ जाएगा, Cl माइनस कहाँ जाएगा, प्लस जाता है माइनस की तरफ और माइनस जाता है प्लस की तरफ। तो ये जो प्लस है ये प्लस जाएगा माइनस की तरफ, ये प्लस जाएगा माइनस की तरफ, और ये जो माइनस दिख रहा है ये माइनस जाएगा प्लस की तरफ। तो कैथोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होगा, देखें। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पे आया Na प्लस, और एनोड पर क्या होगा, Cl माइनस। कैथोड पे क्या होना है, अपचयन, और एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीकरण। अपचयन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो ये Na प्लस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और Na बना लेगा सोडियम। और ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का दान करना। तो Cl इलेक्ट्रॉन का दान करके बना लेगा Cl। अब अकेला Cl तो बन नहीं सकता, तो हाफ Cl2 बैलेंस करके देखें तो एक बार आपको मिल जाएगा Cl2 और एक बार आपको मिल जाएगा आपका सोडियम। अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ उत्पाद क्या है, तो यहाँ उत्पाद है सोडियम, यहाँ उत्पाद क्या है Cl2। इसको बोलते हैं विद्युत अपघटन के उत्पाद। ऐसे ना, कंबाइन करें, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, ये आ गया Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो ये आप कह सकते हो कि ये आपका इस तरह की विद्युत अपघटन की रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। एक काम की बात और, Cl2 गैस की तरह बाहर निकली है, एरो बना दो। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर ये अपने आप तो नहीं होगा, हमें करवाना पड़ेगा करंट दे करके। तो ये एक असतह प्रकम है, तो असतह प्रकम के लिए डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लिख सकते हैं कि ये एक असतह प्रकम है, इसे करवाने के लिए हमें बैटरी के द्वारा ऊर्जा देनी पड़ेगी, हमें बैटरी के द्वारा करंट देनी पड़ेगी। लिख लो, यह एक असतह प्रकम है, यह एक असतह प्रकम है। इसे कराने के लिए हमें
ये वाली कहानी। और इस प्रकार का सेल, ये जो आप सेल देख पा रहे हो, इसको विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। मतलब ये जो सेल आपने देखा, ये कहलाता है विद्युत अपघटनी सेल, जिसके अंदर हम विद्युत अपघटन करवा रहे हैं। आप और ऐसा बोल सकते हो कि विद्युत ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट। चलो, अब हम कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं जो 99.99% बच्चों को बहुत अजीब लगता है, जिसको समझना, जिसके बारे में बात करना उनको काफ़ी दुखदाई लगता है। बट हम इसको बहुत सिंपलेस्ट तरीके से समझेंगे, नोट्स ढंग से बनाना। अब जो टॉपिक आने वाला है ना, मैं सही बोल रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, 100 में से 99 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इस टॉपिक के अंदर दिक्कत होती है। अब आप उस 1% में आते हो या नहीं आते, वो चेक करना होगा। हेडिंग लगाएं, फैराडे का प्रथम नियम। विद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम। विद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। शुरू करें। लैंग्वेज में बाद में लिखेंगे, पहले समझते हैं अपने तरीके से। पहला लॉ बिल्कुल सिंपल है कि जब आप करंट प्रवाहित करते हो, ऑब्वियस सी बात है कि अपन यहाँ पर करंट प्रवाहित कर रहे हैं। करंट प्रवाहित करने पे ये Cl माइनस यहाँ पे जाकर के Cl2 गैस बना रहा है, ये Cl2 गैस बाहर निकल रही है। यहाँ पर जाकर के ये सोडियम बन के यहाँ पे चिपक रहा है। तो कितना सोडियम चिपका, वो W है। तो कितना सोडियम चिपका वो किस बात पे डिपेंड करेगा? सर, कितना सोडियम चिपका वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने करंट कितनी प्रवाहित करी। क्योंकि जितना आप करंट प्रवाहित करते रहोगे, जितने समय तक, कितनी करंट आपने प्रवाहित करी, कितने टाइम तक, उस पर डिपेंड करेगा। मान लो आप 10 एम्पियर की करंट प्रवाहित करो 2 मिनट तक, तो कुछ अमाउंट आके चिपका। आप 10 एम्पियर की करंट प्रवाहित करो 10 मिनट तक, ज्यादा अमाउंट आके चिपकेगा। अच्छा, आप 10 एम्पियर की करंट प्रवाहित कर रहे हो 50 मिनट तक, और ज्यादा अमाउंट चिपकेगा। क्योंकि जितने लंबे समय तक धारा बहती रहेगी, उतने लंबे समय तक प्लस माइनस आवेश बना रहेगा, उतने समय तक ये जाता रहेगा और उत्पाद बनता रहेगा। अच्छा, क्या करंट इनटू समय को अपन आवेश कहते हैं? यस सर। तो कितना विद्युत अपघट्य में उत्पाद मिलेगा, वो सीधा सीधा समानुपाती है कि आपने कितना आवेश प्रवाहित किया। राइट। और आवेश को भी अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि आवेश होगा धारा इनटू समय। तो यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है Z। सारी प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है, फोकस करना यहीं से जरूरी है, बाकी सब आसान है इसमें। इस जेड का नाम क्या है? इसको इलेक्ट्रो केमिकल
इक्विवेलेंट कहते हैं। इसको इंग्लिश में ECE कहते हैं। इसको हिंदी में विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE, और इसको कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अच्छा, यहां से Z का फॉर्मूला कितना आ रहा है? W/IT, या फिर W/Q। अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो कितना W मिलेगा? वही Z के बराबर है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा क्या हुई? विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा हुई कि जब 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित किया जाए, ये मतलब हुआ ना, हाँ, जब 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित किया जाए तो विद्युत अपघट्य की कितनी मात्रा हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त हो। और आसान करें, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर हमें कितना विद्युत अपघटन का उत्पाद मिलता है, उसकी मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? Z बोलते हैं। ठीक है, देखो, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर प्राप्त विद्युत अपघटन के उत्पाद की उत्पाद की ये होता है आपका Z। चलो, ये तो आपने लिख ही लिया। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे भी लिख लेते हैं। फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है कि कितना अपन को विद्युत अपघटन से प्राप्त पदार्थ की मात्रा समानुपाती होती है कि कितना आवेश बैटरी के द्वारा प्रवाहित किया गया है। देखो, विद्युत अपघटन में विद्युत अपघटन से प्राप्त पदार्थ की मात्रा प्रवाहित किए गए आवेश Q, हाँ? समानुपाती। लिख लो आराम से, ईच एंड एवरीथिंग दिमाग में बिठा लो। हाँ जी, डन। अरे, ये तो इतना आसान था, इसमें क्या था? ये तो बड़ा आसान था। यहाँ तो दिमाग का कुछ भी नहीं हुआ, सब एकदम मस्त है दिमाग। इस वक्त बताएगा, सुनते जाओ अभी। चलो, तो 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर प्राप्त विद्युत अपघट्य के उत्पाद की मात्रा आपके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। ठीक है, अब थोड़ा डिस्कस करते हैं जो पहले पढ़ के बैठे हैं। 1 फैराडे क्या होता है? 1 फैरड नहीं, फैरड तो अलग चीज है। फैरड आपके संधारित्र का जो धारिता होती है उसका ऐसा ही मात्रा है। ये फैराडे है बेटा। 1 फैराडे क्या होता है? 1 फैराडे का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है,
1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा? सोचो। सर 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो 1 मोल का मतलब हो गया 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लगभग लगभग आता है 96500 कूलम। और इसी को अपन 1 फेरेड कहते हैं। तो ये आपका होता है 1 फेरेड। 1 फेरेड मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब यहां से कहानी शुरू होती है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश अर्थात 1 फेरेड आवेश प्रवाहित करने पर विद्युत अपघट्य के विद्युत अपघटन सॉरी विद्युत अपघटन के उत्पाद की जो मात्रा प्राप्त होती है उसको ई कहते हैं। उसको ई कहते हैं। ई क्या होता है? ई को इक्विवेलेंट मास कहते हैं, मतलब तुल्यांक भार कहते हैं। इसको तुल्यांक भार कहते हैं। यहां से मजा आएंगे। देखो, एक कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर हमें जो मात्रा प्राप्त हो रही है उसको हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कह रहे हैं। ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रवाहित करना मतलब 1 F, इतना आवेश प्रवाहित करने पर जो आपको मात्रा प्राप्त हो रही है उसको अपन इक्विवेलेंट मास कहते हैं, उसको तुल्यांक भार कहते हैं। तुल्यांक भार के बारे में बच्चा पढ़ता भी है नॉर्मलता नाम के टॉपिक में बोर्ड के अंदर, वहां पे आता है तुल्यांक भार। ये वही तुल्यांक भार है, सेम। अच्छा, यहां से क्या सीखने को मिला? 96500 कूलम, ये होता है 1 फेरेड। तो 96500 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर ई ग्राम प्राप्त हो रहा है। तो 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर कितना प्राप्त होगा? ई अपॉन 96500। 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर जितना भी प्राप्त होता है उसको Z बोलते हैं। तो ये चीज बराबर हो गई Z के। तो अभी अभी एक छोटा सा फॉर्मूला निकल करके आया कि Z इज इक्वल टू तुल्यांक भार अपॉन 96500 कूलम, या फिर Z बराबर E/F। एक फॉर्मूला ये भी है, तो हर बच्चे को दिमाग में रख, Z इज इक्वल टू E/F। ठीक है, नोट करो। अब अगर Z बराबर E/F है, इसके बाद अपन यहां से ले रहे हैं, तो W बराबर होता है Z इंटू आई इंटू टी। Z बराबर कितना है? W अपॉन सॉरी E/F या E/96500 इंटू आई इंटू टी, ये बराबर हो गया W के। पर ये तो तब है जब 100% करंट की एफिशिएंसी हो, मतलब जितनी करंट आप देना चाहते हो उतनी ही करंट जा रही है। पर अगर करंट की एफिशिएंसी इतनी नहीं है, ईटा है, तो आपको ईटा से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। ईटा क्या हो जाएगा? करंट एफिशिएंसी, धारा दक्षता।
तो कहते हैं करंट एफिशिएंसी, वो कहते हैं करंट एफिशिएंसी, धारा दक्षता। एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। अगर मान लो सवाल में ऐसे दे रखा हो कि धारा दक्षता मतलब दक्षता का मतलब होता है कि कितने परसेंट मिल रहा है हमें। सवाल मान लो कहते हैं धारा दक्षता 80% है, तो ईटा कितना होगा, कैलकुलेट करते हैं। धारा दक्षता यदि धारा दक्षता 80% है तो ईटा कितना होगा, 0.8 होगा, 80/100। मतलब 0.8 1 के रिस्पेक्ट में लिखा है, अपन उसको लिखने की कोशिश करेंगे। जब दक्षता 100% है तो 80/100 0.8, ईटा की वैल्यू 0.8 होगी। ये टर्म्स है, अपने आप में आपको आना चाहिए। सवाल में अगर 80% देगा तो आप ईटा को बोलोगे 0.8%। ये फॉर्मूला सबको याद रखना। आई होप यहाँ तक के सारे फॉर्मूले सब कुछ आपको क्लियर होंगे। चलो नोट कर लो। अब थोड़ा सा मजा आना शुरू हुआ, ये और आएगा, रुको। तुल्यांक भार का फॉर्मूला हम रेडॉक्स में एक और पढ़ते हैं। इसको इक्विवेलेंट मास कहते हैं। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला सब बच्चे याद रखना, ये होता है मोलर द्रव्यमान अपॉन एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर को कभी कभी वीएफ भी कहते हैं, वैलेंसी फैक्टर। ये फॉर्मूला भी होता है तुल्यांक भार का, कि मोलर द्रव्यमान m अपॉन एक्स फैक्टर। एक और चीज होती है ग्राम तुल्यांक संख्या। ग्राम तुल्यांक संख्या होती है भार अपॉन तुल्यांक भार। मतलब भार अपॉन मोलर भार या मोलर द्रव्यमान डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो ये वैलेंसी फैक्टर ऊपर चला जाए तो ग्राम तुल्यांक संख्या हो जाती है भार अपॉन मोलर भार इंटू वैलेंसी फैक्टर। और भार बटा अनुभार को तो नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं, तो भार बटा अनुभार हो जाते हैं मोल। तो ग्राम तुल्यांक संख्या होती है मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। These are all the formulas.
अब सबका ध्यान बोर्ड पे, मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी कहानी, ताकि कुछ गड़बड़ हो तो ठीक हो जाए। दिमाग में बिठाना पड़ेगा ये सब कुछ है, सारी टर्म्स एंड एडॉक्स की। देखो, जितना आपने आवेश दिया उतना आपको पदार्थ मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन क्यूब। तो फैराडे का प्रथम नियम बिल्कुल सिंपल है कि W समानुपाती है Q के। Q इज इक्वल टू ID, यहाँ से कांस्टेंट आया Z। Z का मतलब हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z की अपने परिभाषा बनाने की कोशिश की, अगर आवेश 1 कूलाम है तो जितना भी पदार्थ की मात्रा मिली वो Z के बराबर है। तो 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर प्राप्त विद्युत अपघट्य के उत्पादन की मात्रा, उसको अपन W बोल रहे हैं। तो 1 कूलाम पे जितना मिल रहा है वो W है, वही Z है। ठीक है। एक फैराडे क्या होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो कि निकल के आ रहा है 96500 कूलाम। अब एक और परिभाषा है कि जब आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर धारा प्रवाहित करते हो तो आपको जितना उत्पाद मिलता है उसको कहते हैं तुल्यांक भार। और इस तुल्यांक भार का एक और फॉर्मूला हो सकता है मोलर द्रव्यमान अपॉन एक्स फैक्टर। ये दोनों सेम ही है, बोथ आर सेम। बस आपका जो तुल्यांक द्रव्यमान है उसके लिए दो बातें आप याद रखोगे। तुल्यांक द्रव्यमान बराबर होता है मोलर द्रव्यमान डिवाइड बाय वीएफ या एक्स फैक्टर। और तुल्यांक द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? जब अपन 1 फैराडे का आवेश देंगे तो जो पदार्थ की मात्रा प्राप्त होगी उसको तुल्यांक द्रव्यमान कहते हैं। तुल्यांक द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या है? तुल्यांक द्रव्यमान के फॉर्मूले दो तरीके से आ सकते हैं। पहला तो ये कि जब 1 फैराडे का आवेश प्रवाहित किया तो कितना डब्ल्यू मिला, वो तुल्यांक भार है, तुल्यांक द्रव्यमान है। दूसरा तुल्यांक द्रव्यमान होता है मोलर द्रव्यमान डिवाइड बाय एक्स फैक्टर। क्या ये दोनों फॉर्मूले हमारे दिमाग में रहेंगे? जब भी जरूरत पड़ेगी हम इनको इक्वल करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो 96500 कुलाम प्रवाहित करने पे जितना भी मात्रा मिल रही है वो आपका तुल्यांक भार है। तो 1 कुलाम से कितनी मिलेगी? इतनी मिलेगी। 1 कुलाम की मात्रा को अपन Z बोलते हैं, तो ये Z के बराबर हो गया। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया Z बराबर E अपॉन 96500। तो Z बराबर E अपॉन 96500। ठीक है, ये सब आ गया। धारा दक्षता एडिशनल टॉपिक हो गया। तुल्यांक भार क्या है? वही मोलर द्रव्यमान अपॉन एक्स फैक्टर। अच्छा, ये तुल्यांक भार है। एक होता है ग्राम तुल्यांक संख्या, ये इक्विवेलेंट मास है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। लैंग्वेज का डिफरेंस समझें, इसको बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको, ग्राम तुल्यांक संख्या को। ये क्या होता है? सवाल में आपको कितना भार दे रखा है डिवाइड बाय तुल्यांक भार। तो भार, वैसे मोल क्या होता है? भार अपॉन अणुभार। तो अणुभार की जगह तुल्यांक भार ले लो। तुल्यांक भार क्या होता है? अणुभार डिवाइड बाय बैलेंस फैक्टर। तो बस एक वीएफ का फर्क आ रहा है। तो ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर भार अपॉन मोलर द्रव्यमान इंटू वीएफ। तो ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर मोल इंटू वीएफ। तो ये ऐसे निकल के आ जाता है। बस ये छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए। लेट कर लोगे बढ़िया से? कॉपी कर लिया सबने? क्या करना है? लिखो फटाफट, किसी का बच गया है तो। फिर मैं फाइनल फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो सवालों में काम आएगा। इसी के सवाल बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बेसिक्स हैं, अगर बेसिक्स ढंग से पकड़ लिए तो फिर दिक्कत नहीं। चश्मा लग गया अमन? बढ़िया। एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। हम ये देख रहे हैं कि आपने कितने फैराडे दिए, दिए गए फैराडों की संख्या। अच्छा,
एक बात बताओ, सब लोग सुन के ध्यान से सीखना, एक बात बताओ, अगर आप 1 फैराडे दोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा? 1 फैराडे देने पर आपको 1 ई प्राप्त होगा, 1 फैराडे से 1 ई प्राप्त होगा। अगर आपने बहुत सारे फैराडे दिए तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 1 फैराडे से 1 ई मिल रहा है, ऐसा बोल सकते हो। अगर आप बहुत सारे फैराडे दोगे तो आप ये कह सकते हो कि ये बराबर होगा ग्राम तुल्यांक संख्या जो अपघटन पर प्राप्त हुई। तो जितने फैराडे दोगे उतनी ग्राम तुल्यांक संख्या प्राप्त होगी। जितना फैराडे दोगे उतनी ग्राम तुल्यांक संख्या प्राप्त होगी। फिर से, जितने फैराडे दोगे, जितने ज्यादा फैराडे दोगे उतनी ग्राम तुल्यांक संख्या जो है वो आपको प्राप्त होगी। तो नंबर ऑफ फैराडे गिवन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट्स जो बने। अच्छा, ग्राम तुल्यांक संख्या का कोई सूत्र है क्या? मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रख, जितना अच्छे से इसको याद रख सको, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहां से आगे ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है। बाकी छोटी मोटी चीजें हैं, इससे ये एक ये हो गया, एक ये हो गया। मैक्सिमम सवाल इसी से हो, मैक्सिमम सवाल इसी से हो। अब हम सीखने जा रहे हैं वैलेंसी फैक्टर, मतलब जो आपका संयोजी गुणांक है उसके बारे में जानने की कोशिश, वैलेंसी फैक्टर को समझने की। वैलेंसी फैक्टर के लिए आप ये लिख सकते हो कि एक पदार्थ ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और कितने इलेक्ट्रॉन का दान किया प्रति अणु, उसी को वैलेंसी फैक्टर कहते हैं। देखो, किसी पदार्थ द्वारा प्रति अणु ग्रहण किए गए या दान किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब मैं आपको कुछ वैलेंसी फैक्टर्स की प्रैक्टिस करवा देता हूँ, तो सबसे ज़्यादा काम के हैं।
किसी को ये समझने का मन कर रहा है क्या अंदर से कि ये फॉर्मूला कैसे आया? या आ गया समझ में अपने आप? हेलो, नेटवर्क लॉस्ट। हेलो। हाँ बच्चों, अभी सब सही है? बरसात के मौसम में सब होता रहता है ना। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि अभी मैं समझाऊंगा आपको ये सारा का सारा। किसी के मन में ये सवाल आ रहा है क्या कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये समझना है, या समझ गए हो आप लोग? कितनों को जानना है कि फॉर्मूला कहाँ से आया है? बेटा, दिए गए फेराडो की संख्या, दिए गए फेराडो की संख्या का मतलब क्या है? बेसिक बेसिक बातें हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं ये, इनको पकड़ लोगे बात बन जाएगी। दिए गए फेराडो की संख्या, आपने जितना भी आवेश दिया उसमें 96500 कूलाम का भाग लगा दो, इससे दिए गए फेराडो की संख्या निकल के आ जाएगी। एक फेराड होता है 96500 कूलाम के बराबर। आपने कितना आवेश दिया उसमें 96500 कूलाम का भाग लगा दो, दिए गए फेराडो की संख्या आ जाएगी। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि I इंटू टी डिवाइड बाय 96500, ये होता है दिए गए फेराडो की संख्या। अब यहाँ पे आ जाओ, ये रहा फॉर्मूला, I इंटू टी डिवाइड बाय 96500, ये किसके बराबर है? W अपॉन ई के बराबर है। W अपॉन ई, W अपॉन ई, भार बटा तुल्यांक भार, ये किसके बराबर होता है? ग्राम तुल्यांक संख्या के बराबर होता है। इसलिए दिए गए फेराडो की संख्या को अपन ने ग्राम तुल्यांक संख्या के बराबर कर दिया, बस। और ग्राम तुल्यांक संख्या लास्ट में किसके बराबर आ रहा है? मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, तो मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर के बराबर कर दिया। जैसे तार उलझे हुए हैं इसमें, बाकी चीजें सब सॉर्टेड है। अभी ठीक है? सुनने में अच्छा लगा, समझ में कम आया, ऐसा फील रहता है इस टॉपिक में, तो वापस स्टार्टिंग से देखना पूरा टॉपिक, एक एक चीज को नोट करना, कौन सी चीज क्या है, तब आप अपने आप लिंक बना लोगे सारे के साथ। अच्छा, अभी तो अपन इसमें खेलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब वैलेंसी फैक्टर को चेक करने जाओ ना कभी भी, तो वैलेंसी फैक्टर चेक करना बड़ा आसान आराम होता है। कैसे आराम होता है? आप ये देख लिया करो कितने इलेक्ट्रॉन लिए कितने दिए, या कभी कभी ये देख लिया करो कि एक अणु के लिए, एक अणु के लिए, एक स्पीशीज के लिए ऑक्सीजन संख्या में कितना परिवर्तन आया। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक अणु स्लैश स्पीशीज के लिए ऑक्सीजन संख्या में परिवर्तन, ये भी आप चेक कर सकते। चलो बालकों करें, सबका ध्यान बोर्ड पे। सोडियम +1 से 0 हो गया, या एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो इसके लिए वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया। इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, या ऑक्सीजन संख्या +2 से 0 हो गई, इसके लिए वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया। इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए,
या ऑक्सीकरण संख्या 3 से 0 हो गई, इसके लिए वैलेंसी फैक्टर 3 हो गया। तो ऐसे आप वैलेंसी फैक्टर बता सकते हो तीनों के लिए। अब सबका ध्यान बोर्ड पर। यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +7। यहाँ पे मैग्नीज की कितनी है, +2। अब मुझे बताओ इसके लिए वैलेंसी फैक्टर कितना होगा। सब मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या प्लस से +2 पे जा रही है, मतलब 7 से 2, 5 का अंतर आ रहा है। वेरी गुड। इसके लिए वैलेंसी फैक्टर कितना होगा। ऑक्सीकरण संख्या कहां से कहां जा रही है, सर +2 से +7, कितने का अंतर आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है। है कि नहीं। ठीक। अच्छा, इसके लिए वैलेंसी फैक्टर कितना होगा। यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था 2x - 14 = -12 +6 है, और यहाँ पे +3 है, तो +6 से +3 कितना ऑक्सीकरण संख्या का फर्क आ रहा है, 3 का। तो वैलेंसी फैक्टर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। Cr2O7 2- है ना, पढ़ो। अणु या स्पीशीज के लिए ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। ये पूरे अणु के हिसाब से देखें 2 Cr है, तो +6 से +3 एक क्रोमियम के लिए हो रहा है, 2 क्रोमियम है, तो यहाँ पे इसका वैलेंसी फैक्टर 6 होगा। समझे। और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 3 या 6। इसका 3 ही होगा, क्यों, क्योंकि अकेला क्रोमियम है। तो ऐसे वैलेंसी फैक्टर अपन को चेक करना होता है। क्या मैं सभी फॉर्मूलों को एक बार समराइज करने की कोशिश करूं, अगर हम समरी बनाने की कोशिश करें। समरी में ज्यादा बड़ी समरी नहीं बनेगी। पहला फॉर्मूला बनेगा W बराबर E/, 96500, ये हो गया, मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय ईटा, ये आपको याद रखना है। दूसरा, कितना आवेश दिया डिवाइड बाय 96500, ये होता है नंबर ऑफ फेराडे आपने कितने दिए, कितने फेराडे आवेश दिया। और नंबर ऑफ फेराडे का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना प्राप्त हुआ, है ना। तो ये बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के, और ये बराबर होता है मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर के। बस ये फॉर्मूले पता होंगे तो सवाल आप तुरंत तरीके से निकाल लोगे। एक और बात, जब हम आवेश देते हैं तो क्या हम कैथोड और एनोड को अलग अलग आवेश देते हैं, या एक ही आवेश कैथोड के पास जाता है, उतना ही आवेश एनोड के पास जाता है। बताओ, क्या बैटरी कैथोड और एनोड को अलग अलग आवेश देती है, सेम आवेश देती है, सेम आवेश देती है। इस पॉइंट को याद रखना कि अगर करंट एफिशिएंसी की बात करें, अगर कैथोड और एनोड की धारा दक्षता बराबर है तो दोनों को बैटरी एक समान आवेश देगी। इसको कैप्सूल बना के लिख लो, सवाल में काम आएगा। यदि कैथोड व एनोड की करंट एफिशिएंसी सेम है तो बैटरी कैथोड व एनोड को सेम आवेश देगी। डन है, आपको ध्यान रहेगा ये बात, सवाल में काम आएगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं बढ़िया सा करने के लिए, उस क्वेश्चन को करेंगे।
करो बेटा, ट्राई करो। देखो, Al3 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Al में, ऑब्वियस सी बात है 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ के हो रहा होगा। बढ़िया है। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना है? वैलेंसी फैक्टर 3 है। सबका ध्यान बोर्ड पे, सवाल बहुत सिंपल थे, ये कोई टफ सवाल नहीं थे, आप आराम से निपटा सकते थे। देखो, आपसे कितनी फैराडी धारा, मतलब नंबर ऑफ फैराडे पूछ रहा है। नंबर ऑफ फैराडे का फॉर्मूला क्या है बताओ? मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। मोल कितना दे रखा है सवाल में? 0.3। वैलेंसी फैक्टर कितना है? 3। 0.9 एफ ये आंसर हो जाए। सही था। अच्छा, सेकंड है, ये अच्छा अच्छा सवाल है। नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करना है, ये होता है नाइट्रोबेंजीन। इसको कन्वर्ट करना है एनिलीन में। सबसे इंपॉर्टेंट है वैलेंसी फैक्टर निकालो। कैसे निकालोगे वैलेंसी फैक्टर? वैलेंसी फैक्टर निकालना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। कितना आया वैलेंसी फैक्टर एक बार बताओ? दो, 4। सब लोग सीखो इधर। ऑक्सीडेशन नंबर वाले टॉपिक से होता है ये। सबका ध्यान, अपन ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखेंगे, उससे हो जाएगा। नाइट्रोबेंजीन में नंबर में चेंज देखते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए नाइट्रोबेंजीन में N पे पॉजिटिव चार्ज होता है, O पे नेगेटिव होता है। ऐसा होता है। अच्छा, अब इसका तरीका होता है, हालांकि मैं सिखाने वाला था बाद में, बट अभी आप समझ लो तरीका होता है। तरीका क्या होता है? दो बॉन्ड टूटे तो इसको 2 मिलेगा, एक बॉन्ड टूटे इसको 1 मिलेगा, एक बॉन्ड टूटे इसको 1 मिलेगा। जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है उसकी तरफ अपन एंट्री करते हैं। तो कितना मिल रहा है देखो, 2 1 1, इस तरीके से रहेगा। एक बार और समझाता हूँ, देखो। ऐसे है ना, इस पे पॉजिटिव का 1 चार्ज है, इस पे माइनस का 1 चार्ज। ठीक है। जो नेगेटिव होता है, मतलब जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है उसको नेगेटिव मिलता है, कम विद्युत ऋणात्मक को पॉजिटिव मिलता है। अब चेक करते हैं। फॉन्सल ब्रिसी ओ ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, इसको मिलेगा -2, इसको मिलेगा +2। ऐसे ब्रेक करेंगे, इसको मिलेगा माइनस, एक बॉन्ड टूटता है तो 1 मिलता है, दो बॉन्ड टूटता है तो 2 मिलता है। तो यहाँ पे इसको मिलेगा +1। ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है नाइट्रोजन, तो इसको मिलेगा -1। तो -1, ये +1 ऑलरेडी था 0, 2 और 1 3, तो यहाँ पे हो गया 3। समझ आया? रस समीकरण मिति सेकंड। नहीं आया तो उधर देखो, उधर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन, कार्बन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, कम कम है, तो ये बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटे में 1 मिलता है, तो नाइट्रोजन को मिलेगा -1। ये टूटेगा नाइट्रोजन का -1, ये टूटेगा नाइट्रोजन का -1। यहाँ पे नाइट्रोजन का है -3। वापस समझ लो लास्ट टाइम, अदरवाइज 10 समीकरण में 2 में पढ़ेंगे। ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, दो बॉन्ड टूटते हैं तो 2 मिलता है। ज्यादा वाले को -2, कम वाले को +2, तो इसको -2 मिलेगा, इसको +2 मिलेगा। मैं ऑक्सीजन का दिखाई नहीं रहा क्योंकि उसका चाहिए ही नहीं। ये बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन को मिलेगा +1। ये बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, इसको मिलेगा -1। ये +1 -1 पहले से थे, तो 2 1 1 4, 4 में से 1 गया 3। ऐसे एक तरीका होता है। इधर एक बॉन्ड टूटता है 1 मिलता है, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक को -1, कम को +1। तो नाइट्रोजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है तो -1 -1 -1, माइनस का 3 हो गया। कितने का चेंज आ रहा है? प्लस के 3 से -3। वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ? 6 हो जाएगा। चेंज -3 से +3 तक का चेंज आ रहा है। ऐसे ठीक है। डन। मोल कैसे निकालोगे? मोल कैलकुलेट करो, कैसे निकालोगे?
ओके, अब अपन को क्या चाहिए, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, ये रहा। तो नंबर ऑफ फैराडे, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2, इसके लिए कैलकुलेट कर लेना, इसके लिए कैलकुलेट कर लेना, इसका मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट कर लेना। बाहर तो W दे ही रखा है, तो बाहर तो W हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट कर लेना। नाइट्रोबेंजीन का मोलर द्रव्यमान तुम बाद में चाहो तो याद भी कर सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद हो ही जाता है कि इसका 123 होता है, इंटू बैलेंस फैक्टर 6 हो गया, ये आंसर हो जाए। सर इसका आंसर तो W के टर्म्स में आ रहा है, हाँ तो क्या कर सकते हैं, इसका आंसर W के टर्म्स में ही आएगा हमारे, हम कुछ नहीं कर सकते, वही आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, अनुराग कंफर्टेबल, अनुराग कुमार, ठीक है, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड सवाल, SO2 से SO4 2 माइनस, सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट निकाल के चेक किया कितने से कितने में कन्वर्ट हो रहा है, ओरली कर लो, हट जा भाई। x-4 बराबर 0, तो ये +4 है, x-4 बराबर -2, ये +6 हो गया, 2 का चेंज आ रहा है, तो वैलेंसी फैक्टर हो गया 2। तो यहाँ से नंबर ऑफ फैराडे गिवन, कितना है, मोल्स कितने हैं, SO2 दे रखा है 20 ग्राम, भार बटा अणुभार 32, 32 64 हो जाएगा अणुभार, है ना, ओके SO2 का 64 होता है, मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर कितना आ रहा है 2, सॉल्व कर लेना, ऐसे आपका आंसर सही है। क्या सब बच्चे कंफर्टेबली कर पा रहे हैं, हाँ मन बोलो। हम्म, कहाँ पे, यहाँ पे 2 + 1 -3 आएगा ना, हाँ एक कार्बन भी है, एक मिनट, कॉन्सल्ब्रेसी, नाइट्रोजन कार्बन के साथ में NH, एनिलीनियम नहीं है ना ये, एनिलीन है, हाँ तो एक H अपन ने एक्स्ट्रा लगा दिया ना, अब ठीक है, एक H एक्स्ट्रा लग गया था, क्योंकि एनिलीनियम नहीं है ना, NH3 पॉजिटिव नहीं है, NH2 होगा ऐसे। और कोई डाउट किसी को, नहीं, थोड़ा अजीब लग सकता है, वो अजीब लगने के पीछे रीज़न ये होता है कि अभी हमने जस्ट पढ़ना शुरू ही किया है ना, ये ऑक्सीजन नंबर वगैरह, तो 10 समीकरण में सेकंड में आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। एक सवाल और करो, हम टीचर्स के साथ में क्या होता है, एक मोड होता है जिसको कहते हैं ऑटो पायलट मोड, वो एक्टिवेट रहता है इतने साल पढ़ाने के बाद, तो दिमाग में 100% क्लियर है कि नाइट्रोजन में आएगा +3 ही, चाहे वो एनिलियम हो चाहे वो एनिलीन हो, तो आंसर हमेशा सही आता है, क्योंकि दिमाग में रहता है कि हाँ ये +3 को एक्सीड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये एनिलीनियम भी होता ना तो वो नाइट्रोजन पे +1 होता, प्लस का 1 होता, ये -4 + 1 आता -3, समझ रहे हो बात को, तो जैसे यहाँ पे हुआ, तो नाइट्रोजन क्रॉस नहीं कर सकता कभी भी, ऐसा है। चलिए सवाल लिखिए, थोड़ा ठीक ठाक सवाल है तो अच्छे से करने की कोशिश करना इसमें, राइट चली गई।
देखिए सवाल। करो बेटा। एक काम करना, इस सवाल को होमवर्क में करना। आज आपकी शीट्स अपलोड होंगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आगे की, उनको भी सॉल्व करना, ठीक है। और संडे के टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सारी शीट्स वगैरह अच्छे से सॉल्व करो, तो उसको सीरियसली करना सब बच्चे। सिंपल फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, W बराबर E/96500 इंटू आई इंटू टी इंटू ईटा। ईटा आपको 0.8 दे रखा है, सब कुछ गिवन है, ईच एंड एवरीथिंग। बस आपको बैलेंसी फैक्टर के हिसाब से सॉल्व करना है और कंप्लीट हो जाएगा आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ओके।